हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश शर्मा। आज मैं आप लोगों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। सिविल प्रक्रिया संहिता में रेस जुडिकेटा, जिसे हम प्राज्ञाय भी कहते हैं, रेस जुडिकेटा को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में बताया गया है। रेस जुडिकेटा जिसका मतलब है पहले से ही निर्णित की गई कोई वस्तु, अर्थात न्यायालय के द्वारा यदि कोई निर्णय पहले दे दिया गया है तो उसी के ऊपर दोबारा से कोई भी मामला न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जा सकेगा। सेक्शन 11 में जो बताया गया रेस जुडिकेटा का जो सिद्धांत है, इसके उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले है वाद की बहुलता को रोकना। तो प्राज्ञ के जो सिद्धांत है, जिसका हम उद्देश्य पहला जो हम बात कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि वाद की बहुलता को रोकना, जिसका मतलब है व्यर्थ की मुकदमेबाजी को बढ़ावा न दिया जाए। यह एक रोमन सूत्र पर आधारित है, जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट रिपब्लिकेट उट सिट फिनिस लिटियम, जिसके अनुसार राज्य का ये कर्तव्य है कि वह देखे कि मुकदमेबाजी को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि उसका अंत होना चाहिए। सेकंड है दोहरेवाद से सुरक्षा। तो प्राज्ञ का जो दूसरा सिद्धांत है, उसका उद्देश्य है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही वाद कारण के लिए दो बार वाद नहीं लाया जाना चाहिए। क्या कहता है दोहरेवाद से सुरक्षा में? कि एक ही व्यक्ति पर एक ही वाद कारण के लिए दो बार वाद नहीं लाया जाना चाहिए। यह उद्देश्य भी एक रोमन सूत्र नेमो डेबिट विस वैक्सरी प्रो उनाइट इंडेम काजा पर आधारित है, जिसका मतलब यही है कि एक व्यक्ति को एक ही वाद के लिए दो बार तंग नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद है न्यायालय के विनिश्चय को सही और अंतिम बनाना। तो प्राज्ञ का जो तीसरा उद्देश्य है, वो कहता है कि न्यायालय के विनिश्चय जो होता है, जो निर्णय जो होता है, उसको सही रूप से स्वीकार करना और उसे अंतिम बनाना होना चाहिए। यह भी एक रोमन सूत्र पर आधारित है, जिसे हम कहते हैं रेस जुडिकेटा प्रो वेरिएंट सेलिपोर्टर। तो अभी हमने जो सेक्शन 11 में रेस जुडिकेटा का जो सिद्धांत बताया गया है, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों इसको रखा गया है, उस पर हमने बात की है। अब हम देखते हैं रेस जुडिकेटा का मतलब क्या होता है। साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो रेस जुडिकेटा के सिद्धांत का मतलब है किसी एक ही विवादग्रस्त विषय पर यदि किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट सक्षम न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया जा चुका है, तो उन्हीं पक्षकारों के द्वारा उसी विवादग्रस्त विषय पर उन्हीं पक्षकारों के मध्य दूसरा वाद लाने से रोकता है। ये बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैंने आपके समक्ष परिभाषा रखी है जो रेस जुडिकेटा की है। क्या कहता है कि किसी एक ही विवाद, मतलब एक ही विवादग्रस्त विषय पर यदि किसी सक्षम न्यायालय ने निर्णय दे दिया है, तब उन्हीं पक्षकारों के द्वारा उसी विवादग्रस्त विषय पर उन्हीं पक्षकारों के मध्य दूसरा वाद लाने से जो रोकता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेस जुडिकेटा या प्राज्ञ का सिद्धांत कहते हैं। अब जो हम देखेंगे कि सिविल प्रक्रिया संहिता का जो धारा 11 है, इसमें हम देखते हैं रेस जुडिकेटा की जो सिद्धांत है, इसको किस तरीके से बताया गया है। तो यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, जिससे हम इस परिभाषा से जो
असेंशियल एलिमेंट्स निकलेंगे उस पर हम फिर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में रेस जुडिकेटा की जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या है। तो कोई भी न्यायालय ऐसे वाद का या विवादक का, या तो वाद भी हो सकता है या कोई विवादक भी हो सकता है, विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं। किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः विवादग्रस्त रहा है। ये 64 लिखा गया है, सॉरी, ये विवादग्रस्त रहेगा। जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा विवादक वाद में उठाया गया है विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है। एक बार फिर जो डेफिनेशन क्या कहती है मैं पढ़ रहा हूँ। कह रहा है कि कोई भी न्यायालय, ये कह रहा है कि यदि न्यायालय ने किसी विषय पर एक बार निर्णय दे दिया है तो उसी विषय को लेकर के उन्हीं पक्षकारों के द्वारा यदि कोई दूसरा वाद लेकर आया जाता है तो न्यायालय उसका विचारण नहीं करेगा। तो क्या कह रहा है, कोई भी न्यायालय ऐसे किसी वाद का या कोई विवादक का विचारण नहीं करेगा जिसमें क्या होगा, प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद विषय कैसे हो, प्रत्यक्षतः और सारतः समान हो, उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उनकी हैसियत क्या हो वैसी ही हो, उन्हीं पक्षकारों के बीच, या तो उन्हीं पक्षकारों के बीच है या ऐसे पक्षकारों के बीच हो जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं। किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः विवाद रहा हो। ठीक है। जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा विवादक वाद में उठाया गया है विचारण करने के लिए सक्षम था। जो बात आप दोबारा से न्यायालय में लेकर के आ रहे हैं, यदि वो अनुतोष जिसको आप अब वापस से न्यायालय से मांग रहे हैं, यदि न्यायालय ने वो अनुतोष देने के लिए, कौन सा न्यायालय सक्षम था, यदि पहले न्यायालय ने जब निर्णय दिया था अगर वो उसका निर्णय दे सकता था जो आप आज अनुतोष मांग रहे हैं दूसरे वाद के माध्यम से, यदि उस अनुतोष को पहले वाला न्यायालय दे सकता था तो क्या होगा, ऐसे न्यायालय द्वारा वो क्या होगा, नहीं सुना जा सकेगा। इसको समझने के लिए हम इसके जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उन पे चर्चा करेंगे जिससे आपको और आसानी से समझ आएगा। आगे कहते हैं, सबसे पहले है दो वादों का होना आवश्यक है। दो वाद कौन कौन से, एक तो पूर्ववर्ती वाद होगा और एक पश्चातवर्ती वाद होगा। तो सबसे पहले जो इस सिद्धांत को समझने के लिए हमें ज़रूरी है वो यह है कि पूर्ववर्ती वाद होना चाहिए और एक पश्चातवर्ती वाद होना चाहिए। फिर सेकंड है, पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती वादों के विवादक प्रत्यक्ष एवं सारपूर्ण से समान हो। ये क्या है, तो इस सिद्धांत के लिए ये एक आवश्यक शर्त है कि पश्चातवर्ती वाद, जो बाद वाला वाद है, उसमें जो विवादग्रस्त विषय जो है पूर्ववर्ती वाद में जो प्रत्यक्ष और सारतः समान थे वैसे ही होने चाहिए। अब प्रत्यक्ष और सारतः समान होना कब कहेंगे हम किसी विवादग्रस्त विषय को, तो जब उसका एक पक्षकार द्वारा अभिकथन किया गया हो और दूसरे पक्षकार द्वारा उसे स्वीकार या अस्वीकार किया गया हो। वापस से कह रहा हूँ कि किसी विषय का प्रत्यक्षतः वादग्रस्त होना कब समान कहा जाएगा, जब उसका एक पक्षकार के द्वारा तो कथन किया गया हो और दूसरे पक्षकार के द्वारा उसे स्वीकार या अस्वीकार किया गया हो, तब हम कहेंगे कि उस वाद के जो विषय हैं प्रत्यक्ष और सारतः समान है।
इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि किसी भी विषय को प्रत्यक्षतः वाद में उठाया गया हो। आवश्यक केवल यह है कि वह विषय सार्थः वाद ग्रस्त हो और उस बात को हमें देखना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, मान लीजिए ए जो है बै के विरुद्ध मालिक की हैसियत से संविदा के आधार पर वाद दायर करता है। तो किसने वाद दायर किया है? ए ने किया है। किसके विरुद्ध? बै के विरुद्ध। और हैसियत कैसी थी? मालिक की हैसियत से किया है। यह वाद खारिज कर दिया जाता है। वाद खारिज हो गया है। तब क्या करता है? ए बै के विरुद्ध उसी संविदा के आधार पर अभिकर्ता की हैसियत से वाद दायर करता है। तो क्या पहला वाला वाद था किस हैसियत से था? मालिक की हैसियत से आया था। और दूसरा वाद किस हैसियत से लाया गया है? अभिकर्ता की हैसियत से लाया गया है। तो इस वाद में क्या होगा? प्रायज्ञा के सिद्धांत द्वारा इसको वर्जित कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा? क्योंकि पहले वाले ही वाद में, जैसा अभी हमने कहा था कि एक पक्षकार द्वारा अभिकथन किया गया हो, दूसरे पक्षकार द्वारा उसे स्वीकार अस्वीकार किया गया हो, तो यदि अ जो है पहले वाले वाद में ही जब वो मालिक की हैसियत से वाद लाया था, अगर उसी समय पर उसने क्या करता, एजेंट की हैसियत के बारे में भी बता देता, तो वाद का निपटारा हो जाता। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि किसी भी विषय का प्रत्यक्ष और सार्थक समान होना कब कहा जाता है? जब एक पक्षकार द्वारा उसका अभिकथन किया गया हो और दूसरे पक्षकार द्वारा उसे स्वीकार या अस्वीकार किया गया हो। फिर कहता है पक्षकार जो है दोनों वादों के समान हो या उनके विधिक प्रतिनिधि के मध्य हो। तो प्राज्ञा के सिद्धांत के लिए एक आवश्यक तत्व ये भी है क्या कि पश्चातवर्ती वाद में या तो वे ही पक्षकार हों या ऐसे पक्षकार हो जिनके अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं होने चाहिए जो पूर्ववर्ती वाद में भी थे। यदि दोनों वादों के पक्षकार भिन्न हैं तो यह बात लागू नहीं होगी, मतलब यह सिद्धांत जो है लागू नहीं होगा। जैसे ए जो है बै के विरुद्ध किराए के लिए वाद दायर करता है। बै ये कथन करता है कि स्वामी जो ए ना होकर के कौन है? स है। एक बार फिर से ए बै के विरुद्ध किराए के लिए वाद ला रहा है, ए ला रहा है, और बै ये कहता है कि स्वामी को ए ना होकर के कौन है? स है। न्यायालय द्वारा ये निर्णय किया गया कि ए जो है विवादग्रस्त भूमि के संबंध में अपना स्वामित्व या सत्व सिद्ध करने में असफल रहा है। तब ए बै और स के विरुद्ध भूमि के संबंध में अपने सत्व की, टाइटल की, हक की घोषणा के लिए वाद दायर करता है। तो यह वाद वर्जित नहीं है क्योंकि दोनों वादों में पक्षकार वही नहीं है। क्योंकि पहले वाले वाद में पक्षकार कौन कौन थे? ए और बै थे, और अब कौन कौन है पक्षकार? अ ब और स है। ठीक है। अब ने अभी इस परिभाषा में एक लाइन देखी थी, ऐसे पक्षकार जिसके अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं। इसमें हमें क्या देखने को मिल रही है? दो बातें देखने को मिल रही है। एक तो क्या है, पूर्ववर्ती वाद के किसी पक्षकार के अधीन वस्तुतः दावा करने वाला पक्षकार, एक तो कौन सा हो गया? एक पक्षकार, एक तो दावा करने वाला पक्षकार हो गया, और एक ऐसा पक्षकार है जिसका प्रतिनिधित्व पूर्ववर्ती वाद में ऐसे व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों के लिए साधारणतः दावा किए गए किसी सार्वजनिक अधिकार या व्यक्तिगत अधिकार के संबंध में किसी पक्षकार द्वारा किया गया हो। तो एक तो कौन, दो बातें क्या देखने को मिली? ऐसे पक्षकार जिनके अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं। तो एक तो वह व्यक्ति होगा पूर्ववर्ती वाद में जो दावा करने वाला पक्षकार है, और एक वो व्यक्ति होंगे या तो उस व्यक्ति के लिए या ऐसे अन्य व्यक्तियों के लिए, ठीक है, जिनका कोई सार्वजनिक अधिकार हो या व्यक्तिगत अधिकार हो होना चाहिए। जैसे मान लीजिए
ए अपना एक मकान बै को विक्रय करता है, बेच रहा है। दै जो है उस मकान के कब्जे के लिए ए के विरुद्ध एक वाद दायर करता है, और बाद में क्या होती है, डिक्री हो जाती है। अब यह जो डिक्री है और यह निर्णय है, बै को बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि बै ने मकान को वाद संचित किए जाने के पूर्व ही क्रय कर लिया था। तो क्या हुआ कि जो बाध्य इस डिक्री से कौन हुए, वो व्यक्ति हुए हैं जो वाद लेकर आए थे। जिस व्यक्ति ने उस मकान को क्रय कर लिया था वह उससे बाध्य नहीं होगा। अब वो यहाँ पर वाद वापस से लेकर आता है, विषय वस्तु सब वही है, लेकिन पक्षकार क्या होंगे, अलग अलग होंगे। फिर अगला है आपके, दोनों वाद में पक्षकारों की हैसियत समान हो। तो प्राज्ञाय के सिद्धांत को लागू करने के लिए एक आवश्यक शर्त क्या है कि दोनों वाद, मतलब पूर्ववर्तीवाद और पश्चातवर्ती वाद के पक्षकार क्या, एक ही हक अर्थात हैसियत के अंतर्गत होना चाहिए उनका दावा। यदि कोई व्यक्ति पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती वाद में अलग अलग हैसियत से पक्षकार रहा है तो ऐसे वाद पर प्राज्ञाय का सिद्धांत लागू नहीं होगा। जहां कोई व्यक्ति मान लीजिए संपत्ति के कब्जे के लिए पूर्ववर्ती वाद में ए के उत्तर भोगी की हैसियत से, और पश्चातवर्ती वाद सेकंड वाले वाद में क्या है, बै की उत्तर भोगी की हैसियत से वाद संचित करता है, तो ऐसा वाद प्राज्ञाय द्वारा वर्जित होगा, क्योंकि दोनों दावे एक ही हैसियत के अंतर्गत किए गए। और हैसियत कैसी थी यहाँ पे, उत्तर भोगी। मतलब ये कह सकते हैं हम कि यदि पूर्ववर्तीवाद व्यक्तिगत हैसियत में लाया गया है तो पश्चातवर्तीवाद भी व्यक्तिगत हैसियत में ही होना चाहिए। यदि पूर्ववर्तीवाद प्रतिनिधि हैसियत से लाया गया था तो पश्चातवर्तीवाद भी प्रतिनिधि हैसियत से लाया जाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए पूर्ववर्तीवाद तो क्या है, व्यक्तिगत हैसियत से लाया गया है, और दूसरा वाद जो हम लेकर आ रहे हैं वो प्रतिनिधि हैसियत से लाते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो रेस जुडिकेटा का जो सिद्धांत है, प्राज्ञाय का जो सिद्धांत है, वो लागू नहीं होगा। फिर है आगे, पूर्ववर्तीवाद को निर्णित करने वाला न्यायालय बाद वाले वाद में मांगे गए अनुतोष को प्रदान करने में सक्षम हो। ये कहता है न्यायालय की सक्षमता के बारे में बात करता है। क्या कहता है कि पूर्ववर्तीवाद का विचारण करने वाला जो न्यायालय है, यदि पश्चातवर्तीवाद का विचारण करने के लिए सक्षम होना उसका जरूरी है। यदि सक्षम नहीं है तो रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लागू नहीं होगा। यदि मान लीजिए पहले वाले वाद में जो अनुतोष मांगा गया है वो आपको उस वाद में मिल गया, सेकंड वाले वाद में आप अब ऐसा कोई अनुतोष मांग रहे हैं जिसको देने के लिए अगर पहले वाला वाद का जो न्यायालय था सक्षम था, तो न्यायालय क्या होगा, इस दूसरे वाद का विचारण नहीं करेगा, क्योंकि अनुतोष आपको उस समय आप मांग सकते थे और आपको मांगा जाना चाहिए था। यदि आपने नहीं मांगा है तो रेस जुडिकेटा का सिद्धांत आप उस बात पर लागू होगा और अब वो अनुतोष नहीं मिल पाएगा। फिर आगे है, प्रथम न्यायालय वाद को सुना और निर्णित कर दिया हो, और निर्णय कैसा होना चाहिए, अंतिम रूप से होना चाहिए। तो प्राज्ञाय का जो रेस जुडिकेटा के लिए अगली शर्त वह क्या है, पूर्ववर्ती वाद के विषय का सुन करके अंतिम रूप से विनिश्चित किया जाना चाहिए। मतलब जिसका है, प्राज्ञाय का गठन करने के लिए किसी विषय का पूर्ववर्ती वाद में प्रत्यक्ष है और सार्थ है विवादग्रस्त होना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि यह भी आवश्यक है कि वह विषय सुनकर और अंतिम रूप से विनिश्चित कर दिया गया हो, या हम यूँ कहें कि न्यायालय ने अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किया हो और किसी तथ्य या विधि के जो बाद में होना में का प्रश्न है उसका विनिश्चय एक निश्चित निष्कर्ष के द्वारा दिया गया हो, जिसके बारे में ऐसा विनिश्चय वाद के अवधारण के लिए आवश्यक है। ये बात
जो रेस जुडिकेटा के लिए बताई गई है वो मैंने आपसे चर्चा की है। एक बार फिर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि यदि न्यायालय ने किसी विषय पर एक बार निर्णय दे दिया है, न्यायालय कैसा हो, सक्षम हो। यदि न्यायालय ने, या यूं कहें यदि किसी सक्षम न्यायालय ने किसी विषय पर एक बार निर्णय दे दिया है तो उन्हीं पक्षकारों के द्वारा उसी हैसियत से उसी विषय वस्तु को लेकर के यदि दोबारा वाद लाया जाएगा तो क्या होगा, न्यायालय जो है रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लागू कर देगा। लेकिन पक्षकार अलग अलग हैं, पक्षकारों की हैसियत अलग अलग है, या जो अनुतोष आप इस न्यायालय के द्वारा या पश्चातवर्ती न्यायालय से मांग रहे हैं वो अनुतोष देने के लिए अगर पूर्ववर्ती न्यायालय सक्षम नहीं था तो रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लागू नहीं होगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से ये एक चर्चा और करना चाहूँगा। जो प्राज्ञा का जो सिद्धांत है आपका, वो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट होती है उस पर लागू नहीं होता है। प्राज्ञा का जो सिद्धांत है वो क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट होती है उस पर लागू नहीं होता है। और इस बात का जो निर्णय है अविनाश नागर बनाम नवोदय विद्यालय समिति, अशोक कुमार श्रीवास्तव बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में किया गया है। इसी के साथ मैं आप लोगों से ये भी बताना चाहूँगा कि प्राज्ञा का जो सिद्धांत है वो कहाँ कहाँ लागू हो सकता है, कहाँ कहाँ लागू होता है वो बताना चाहूँगा। तो कोई भी निर्णय सुना हुआ और अंतिम रूप से निर्णित किया हुआ कब माना जाएगा, जैसे एक्स पार्टी डिक्री होती है उसको हम क्या मानते हैं, वो मामला सुना हुआ और अंतिम रूप से निर्णित किया गया माना जाएगा। एक्स पार्टी निर्णय मैंने आपको बता चुका हूँ, ऑर्डर 9 रूल 6 में बताया गया है। इसी तरीके से यदि ऑर्डर 17 नियम 3 के अंदर वाद खारिज कर दिया जाता है तो वो भी मामला क्या होगा, सुना हुआ और अंतिम रूप से निर्णित किया गया माना जाएगा। आदेश 9 नियम 8, वादी की उपस्थिति में चूक के कारण यदि मुकदमा खारिज होता है तो वो डिक्री नहीं है, लेकिन आदेश 9 नियम 9 के अंतर्गत उन्हीं पक्षकारों पर नया वाद लाने के लिए वर्जित करता है। तो इसका मतलब भी हो गया यहाँ भी आपका सेक्शन 11 लागू हुआ है। इसी तरीके से कोई मामला जो सुना हुआ और निर्णित किया गया कब नहीं माना जाएगा, यदि निर्णय क्या है, ऐसे न्यायालय ने दिया था जिसको उस मामले की सुनने की अधिकारिता का अभाव है तो हम मामला निर्णित और अंतिम रूप से सुना हुआ नहीं मानेंगे। इसी तरीके से पक्षकारों के असंयोजन, कुसंयोजन या वादों की विविधता के आधार पर कोई निर्णय दिया गया है तो वो भी मामला क्या है, सुना हुआ और अंतिम रूप से निर्णित किया गया नहीं माना जाएगा। इसलिए यदि आदेश 25 नियम 2 में प्रतिभूति देने में विफल रहता है अगर, तो भी क्या होगा, मामला अंतिम रूप से निर्णित और सुना हुआ नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से यदि कोई बात जो समय से पूर्व संसिद्ध कर दिया जाता और उसका कोई निर्णय दे दिया जाता है तो भी मामला सुना हुआ अंतिम रूप से निर्णित नहीं माना जाएगा। या कोई पक्षकार वाद को वापस ले लेता है या वाद का उपशमन हो जाता है तो भी क्या है, मामला सुना हुआ और अंतिम रूप से निर्णित किया हुआ नहीं माना जाएगा। तो सेक्शन 11 में जो रेस जुडिकेटा का जो सिद्धांत बताया गया है वो मैंने आपसे चर्चा की है, आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।